Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kasser Mahmood with course code 5672 MA History, and the name of the subject is Ancient Cultures and Civilizations of India. Dear students, आज हम इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 वो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है प्रोटो हिस्ट्री और अर्ली ब्रोंज एज कल्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रोटो हिस्ट्री और अर्ली ब्रोंज एज के हवाले से मालूमात हासिल करने से पहले ब्रोंज के बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेगी कि ब्रोंज क्या है और ब्रोंज एज कल्चर कब स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंज एक अलॉय है जो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलाकर बनाया जाता है, और जब स्टोन की जगह, क्योंकि पहले आपने सुना हुआ है कि स्टोन एक ऐसा मटेरियल था जिससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, तो जब उसको ब्रोंज ने रिप्लेस किया तो वहाँ से ब्रोंज एज स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ब्रोंज। ब्रोंज इज़ एन अलॉय consisting primarily of copper, commonly with about 12 to 12.5% tin and often with the addition of other metals. ब्रोंज में सबसे पहले कॉपर शामिल होता है, इसके अलावा 12 टू 12.5% टिन, और अक्सर इसके साथ दूसरी मेटल जिस तरीके से एल्युमिनियम, मैंगनीज, निकल, जिंक ये भी शामिल की जाती हैं, and sometimes non-metals or metalloids such as arsenic, phosphorus और silicon. non-metals भी हम इस्तेमाल करते हैं, arsenic, phosphorus और silicon जो कि एक मेटलॉइड है वो भी हम इसमें शामिल करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हासिल हो जाएं। अब हम आते हैं व्हाट इज़ ब्रोंज एज। द ब्रोंज एज इज़ अ टाइम पीरियड when bronze replaced stone as the preferred material for making tools and weapons. कि ब्रोंज एज ऐसा टाइम पीरियड है कि जब स्टोन की जगह ब्रोंज को इस्तेमाल करना शुरू किया गया ताकि इससे टूल्स भी बनाए जाएं और वेपन्स भी बनाए जाएं। दिस लेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड ब्रॉट विद इट चेंजेस इन द वे पीपल लिव। और जाहिर सी बात है कि ये स्टोन से अच्छा मटेरियल था वेपन्स के लिए और टूल्स के लिए, तो इससे एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये टूल बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ज़मीन की खुदाई में या ज़मीन को नरम करने में। और इसके अलावा जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी बेहतर हो गया ब्रोंज एज में। अब हम आते हैं डॉन ऑफ सिविलाइजेशन के हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं। Different societies entered the Bronze Age at different times. Some of the best known Bronze Age civilizations include those of the ancient Egypt, Mesopotamia, Mycenae, Indus Valley and Shang Dynasty in China. ये वो इलाके थे जहाँ पर ब्रोंज एज स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था ये डिफरेंट था, यानी किसी में कुछ अरसा कबल, किसी में कुछ अरसा बाद ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले ये देखें एंशियंट इजिप्ट, मैप के अंदर ये अफ्रीका के करीब, और ये जो इजिप्ट, ऑटोमन एम्पायर, ये सारा इलाका जो है आपको नज़र आ रहा है, ये एंशियंट इजिप्ट है। मेसोपोटामिया ये आपको नज़र आ रहा है, ये इराक के जो इलाके हैं आजकल ज़्यादातर वो इसमें शामिल थे, तो ये आप सामने देख भी सकते हैं। एशिया माइनर भी इसके साथ है, पर्शियन गल्फ भी इसके साथ है, तो यहाँ पर ये सारी सिविलाइजेशन मौजूद थी। मैसेनी जो था ये इलाका आप देख सकते हैं एथेंस के नज़दीक है। एथेंस जो कि ग्रीस का एक कैपिटल है, तो ये उस यूरोपियन रीजन के अंदर ये मौजूद थी। शेंग डायनास्टी जो थी ये चाइना में थी, ये ऑरेंज कलर में इसको मार्क किया गया है कि किस इलाके में ये मौजूद थी, यानी ये नॉर्दर्न पार्ट्स में
मौजूद थी। इंडस वैली में आप देख लें, इंडस वैली में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कुछ नेबर्स में ये डायनास्टी जो है ये मौजूद थी। सबसे पहले हम इस सिविलाइजेशन से तल्लक रखने वाले जो विलेज कल्चर्स हैं जो बलूचिस्तान से डिस्कवर हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बलूचिस्तान में दो कल्चर ऐसे हैं जो कि ब्रॉन्ज एज में आते हैं, ज़ोब कल्चर एंड कली कल्चर। सबसे पहले हम आते हैं ज़ोब कल्चर के हवाले से। ज़ोब कल्चर एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़ोब, ये बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं सामने। तो ये इसी इलाके में ये कल्चर मौजूद था। A Chalcolithic culture of Pakistan developed in the Zob Valley in North Balochistan between the 4th and 3rd millennia। ये चौथी और तीसरी सदी BC के दरमियान ये कल्चर यहाँ पर मौजूद था। It is represented at among other sites Periano, Gundai, Rana Gundai, Sur Jangal, ट्विन मौनजा एंड दबरकोट। ये सारे इलाके थे जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें ये कल्चर प्रीवेल कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ज़ोब कल्चर की। इसमें हमें जो रिमेन्स मिले हैं उसमें रेड ऑन ब्लैक पेंटेड पोट्री डेकोरेटेड विद रोज ऑफ एलोंगेटेड स्टलाइज्ड हम बुल्स एंड बक इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर। यानी इसमें हमें सुर्ख रंग के बर्तन जिसमें ब्लैक कलर की कुछ पेंटिंग्स हुई हैं, कुछ नक्शो निगार बने गए हैं, वो कुछ बैलों के हमें मौजूद हुए हैं मुजस्मे। ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। अलॉन्ग विद इट टेराकोटा फीमेल फिगुरेंस विद हॉलो आइज एंड अ हुड लाइक हेड गियर। यानी एक फीमेल यानी औरत का एक मुजस्मा मिला है, उसकी कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, बड़ी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिसके नक्शो नगार औरत जैसे थे, लेकिन उसके सर के ऊपर एक टर्बैन, एक समझ लें पगड़ी की तरह की कोई हुड लाइक हेड गियर मौजूद था। और आइज़ इनकी हॉलो थी, उसमें आपको जो आई के अंदर प्यूपल्स वगैरह नज़र आते हैं वो आपको नज़र नहीं आते। Houses were made of mud bricks and the dead were cremated। हाउसेस जो थे ये मड ब्रिक, गारे की ईंटें बनाई जाती थी उस वक्त, उससे बनाए जाते थे, और जो फोत हो जाते थे लोग उनको बाकायदा तौर पर दफन किया जाता था। Contacts between the Zob culture and the Indus Valley civilizations are attested at several sites। अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी जगहों से हमें ये ज़ोब कल्चर से मिलती जुलती नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कल्चर्स या सिविलाइजेशंस काफ़ी जगह पर इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन थी। सामने आप देखें ये ज़ोब कल्चर पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। ये बर्तन रेड कलर की बेस, उसके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने हुए हैं जो कि ब्लैक इंक से बने हुए हैं। ये भी देखें एक मर्तबान नज़र आ रहा होगा आपको, और राइट साइड पर एक टेराकोटा नज़र आ रहा है जो कि फ़ीमेल फिगर है। ये मज़ीद टेराकोटास आपको नज़र आ रहे हैं जो कि औरत के शबी बनी हुई है। साथ आपको एक बैल भी नज़र आ रहा है, बुल, और इन सब की आप आइज़ देखें, ये एक ख़ास पैटर्न से बनाई गई हैं विदाउट पीपल एंड अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइज़। ये तस्वीर आप देखें जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने मकानात बनाते थे। मड ब्रिक से बनाते थे लेकिन बहुत मजबूत मकानात थे। डबल स्टोरी मकानात भी बनाए जाते थे। डबल स्टोरी मकानात इस बात की निशानी होती है कि उनका जो कंस्ट्रक्शन का मेथड था वो बहुत मजबूत था। इसके बाद हम आते हैं कुली कल्चर। कुली कल्चर आपको नज़र आएगा साउथ बलूचिस्तान के एरिया में। ये रेड कलर से ये शो किया जा रहा है जो कि सिंध के भी बिल्कुल साथ अटैच था। The Kuli culture was a prehistoric culture in southern Balochistan which flourished between 2500 BCE
to 2000 BCE, ये 2500 BCE से 2000 BCA वहाँ तक ये इसके निशानात मिलते हैं। द पोट्री एंड अदर आर्टिफैक्ट्स एक्सकावेटेड फ्राम निदोवारी, जिसको निदो डैम कहते हैं, इन कलात आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सिंध एंड पंजाब। तो यहाँ से जो हमें रिमेन्स मिले हैं ये सिंध और पंजाब की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे मिलते जुलते हैं। It is not clear whether the Kuli culture is a local variation of the Indus Valley civilization or its own culture. अभी तक ये आर्कियोलॉजिस्ट इस बात के नतीजे तक नहीं पहुँचे कि आया ये लोकल वेरिएशन है कुली कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या ये एक अलग से एक और कल्चर है। निंडोवारी इज लोकेटेड इन ओरनच वैली इन तहसील वाद इन कलार डिस्ट्रिक्ट। ये कलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओरनच वैली के अंदर हमें इनके रिमेन्स मिलते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द कुद रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोरेल रिवर। पोरेल रिवर जो है कुद रिवर का एक मावन दरिया है, उसके किनारे पर उसके राइट बैंक पर ये कल्चर हमें प्रिवेल करता हुआ नज़र आता है। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द साइट began in 1957 and suggest that the Nindo-Valley complex was occupied by the Harappans before the Kuli civilization arrived, and that the Kuli culture was related to or possibly derived from the Harappan culture. 1957 में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ शुरू हुई, यहाँ पर खुदाई शुरू हुई और फिर ये इस बात पर आर्कियोलॉजिस्ट मुत्फिक हुए कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हड़प्पन के बाद, यानी हड़प्पा की सिविलाइजेशन इससे पहले थी, उसके बाद ये हुई, और ये भी कहा जाता है कि ये पॉसिबली हड़प्पन कल्चर से ही ये कुली कल्चर ड्राइव हुआ है। The site spread over an area of 124 acres and 75 feet, जो कि 23 मीटर्स बनते हैं, हाई, इज़ द लार्जेस्ट कुली कम्प्लेक्स साइट डिस्कवर्ड सो फार। एक तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, 124 एकड़ पर ये सब फैला हुआ है, और दूसरा इसकी हाइट भी हमें आम ज़मीन से ज़्यादा नज़र आती है, जो कि 75 फीट तक ऊंची है। द सेटलमेंट वाज बिल्ट ऑन अ फ्लैट chist bed with a central quadrangular platform which was surrounded by buildings on one side. ये एक फ्लैट बेड सा है, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसके इर्द गिर्द हमें इमारतें नज़र आती हैं। माउंट्स ऑफ वेरियस हाइट्स वर लोकेटेड इन द एरिया। फिर हमें टीले नज़र आते हैं। माउंट्स का मतलब होता है टीले, जो कि ज़मीन से कुछ हाइट पर होते हैं, तो वो भी हमें काफ़ी हाइट के मुख्तलिफ टीले यहाँ पर मिले हैं। The central mound near the platform rose to a height of 82 feet, which is equal to 25 meters, and consisted of large stones and boulders. यानी इसमें अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा सेंट्रल माउंड है जो दरमियान में मौजूद है टीला, वो 82 फीट जो कि 25 मीटर तक बुलंद हमें नज़र आता है। इसमें बड़े बड़े पत्थर भी हैं। The summit of the mound was accessed via a staircase from the platform, showing this mound was considered a monument. और ये जो टीला है इसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमें स्टेयर केसेस नज़र आते हैं, सीढ़ियाँ जाती हुई नज़र आती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लोग इन सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाया करते थे, और जाहिर सी बात है जब स्पेशल इंतज़ाम किया गया था ऊपर जाने का, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई एक मोनूमेंट, कोई यादगार थी, कोई इबादत गाह मौजूद थी, ताकि ये लोग आसानी से ऊपर जाकर इबादत कर सकें या किसी यादगार के सामने उसको देख सकें। मजहबी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से ये इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि यादगार किस हवाले से इम्पॉर्टेंट थी। अनदर माउंट कॉल्ड कुलिकी एंड डैम, जिसको माउंट ऑफ पोर्ट्रेस कहते हैं, वाज लोकेटेड 590 फीट विच इज़ इक्वल टू 180 मीटर साउथ ऑफ द मेन माउंट। यानी मेन माउंट के साउथ की तरफ चले जाएं तो हमें एक और 590 फीट नज़र आता है, एक और बड़ा माउंट, और ये
मोड ऑफ पोट्रीज है क्योंकि यहाँ पर बर्तन काफ़ी सारे मिले हैं। The site offers evidence that Kulli culture might be strongly associated with the Harappan civilization, if not directly derived from it. पहले तो एक अंदाज़ा है कि ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसी से ये कल्चर निकला है, लेकिन अगर इस मफरूज़े को हम रद्द भी कर दें तो फिर भी इसमें से काफ़ी शवाहिद ऐसे मिलते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही एफिलिएटेड है। Artifacts excavated from the site show that the two cultures had close interaction, क्योंकि जो जो यहाँ से खुदाई के दौरान निशानियाँ मिली हैं, रिमेन्स मिले हैं, उनको देखकर तो यही अंदाज़ा होता है कि ये दोनों कल्चर्स इनका आपस में काफ़ी इंटरेक्शन था। The site was probably abandoned due to a major uplift which resulted in cutting off of the water source from the Kul river. और चूंकि ये कुद रिवर की वजह से ये साइट आबाद थी, कुली कल्चर आबाद था, तो फिर ये अबेंडन हो गया। यहाँ से लोग या तो ख़त्म हो गए या फिर माइग्रेट करके गए, क्योंकि कुद रिवर का जो सोर्स ऑफ वाटर था वो कट ऑफ हो गया किसी वजह से, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई या फिर वो सूख गया। ये हमें कुछ बर्तन नज़र आते हैं जो कि कुली कल्चर के अंदर से, ये देखें, ये चौड़ाई में ज़्यादा हैं और ये उस तरीके से रेड नहीं हैं जिस तरीके से हमें ज़ोब कल्चर के अंदर नज़र आते हैं। ये देखें, ये एक बैल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी होंड बना हुआ है। फिर सामने एक औरत का मुजस्मा नज़र आ रहा है जिसको हम टेराकोटा फीमेल फिगुरन कह सकते हैं। अभी हम आते हैं सिंध के जो कल्चर्स जिनका तल्लक ब्रोंज एज से था, उसमें अमरी कल्चर और कोट डीजी कल्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अमरी कल्चर को हम डिस्कस करते हैं। अमरी कल्चर अगर आप देखें तो ये आपको मिलती है कोट डीजी के साथ ही नेबर में, अगर आप देखें तो ये मौजूद है, जो कि दरिया सिंध के बैंक पर मौजूद है। अमरी और आमरी भी इसको कहते हैं, इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट डेटिंग बैक टू 3600 BC विद द रिमेन्स ऑफ प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड टोन। इसमें भी हड़प्पा से पहले के जो टोन्स हैं उनकी कुछ रिमेन्स मिली हैं। द साइट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ मोनजोदाड़ो ऑन हैदराबाद दादू रोड अबाउट 110 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हैदराबाद एंड 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नवाब शाह। यानी ये 100 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले जाएं हैदराबाद के तो हैदराबाद दादू रोड पर ये मौजूद है, और नवाब शाह से 60 किलोमीटर ईस्ट की जानिब। दिस साइट हैज़ मल्टी लेवल ऑक्यूपेशन ऑल्दो इट वाज नेवर अ बिग सिटी। ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इसके रिमेन जो हैं काफ़ी जगहों से मिले हैं। इसका मतलब यह है कि ये कल्चर फैला हुआ था। Seemingly little more than a mound made of generations of mud houses built on top of one another, Amri is in fact an important prehistoric site which is located 20 kilometer north of the San Crossroads. यानी अगर हम इसको देखें तो इसके जो माउंड्स हैं ये इसके ऊपर भी हमें कुछ मड हाउसेस नज़र आते हैं, और वो मड हाउसेस भी एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरी हाउसेस थे। Glazed and molded pottery from the Mughal period were found at the upper level, below which were pieces from the late and mature level of Harappan occupation. इसमें खुदाई के दौरान दो लेयर्स मिली हैं। एक लेयर अपर लेयर थी, उसके अंदर ग्लेज्ड एंड मोल्डेड पोट्री, यानी ऐसी पोट्री जो किसी वजह तरीके से मोल्ड की गई है, मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील गई है। और ये ग्लेज्ड और मोल्डेड पोट्री जो है ये मुग़ल पीरियड से तल्लुक़ रखती है। लेकिन जो निचली लेयर है खुदाई के दौरान, वहाँ से कुछ ऐसे पीसेस मिले हैं जो कि मैच्योर लेवल ऑफ हड़प्पन ऑक्यूपेशन को शो करते हैं। At the lowest level was found pottery that showed no affinity with Harappa
or Mohenjo-daro and has been named Amriware। और उसके नीचे अगर हम चले जाएं मज़ीद, तो वहाँ पर कुछ ऐसी पोट्री भी हमें मिली है, ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका कोई तल्लक नहीं है ना हड़प्पा से ना मोहनजोदाड़ो से, और ये आप कह सकते हैं कि स्पेशल अमरीवेयर हैं, और ये हड़प्पा से भी पहले के दौर में ये मौजूद थे। The original inhabitants of Amri predate the Harappan people and represents a quite distinct culture। यही वजह है कि अमरी कल्चर जो है ये हड़प्पा के जो लोग हैं उनसे भी पहले मौजूद था, और ये अपना एक अलग थलग कल्चर शो करता है। As opposed to the predominantly black or red style of Indus Valley pottery, Amri work typically uses fine buff and pale pink paste in bands around the mouth of the vessel with geometric patterns infilled with checkered work, chevrons and diamonds। इसमें अगर हम देखें, जो पहले हमें जो कल्चर हमने देखा था जिसमें ब्लैक और रेड स्टाइल के बर्तन हमें नज़र आए थे, पोट्री हमें नज़र आई थी इंडस वैली की, तो इसमें उस तरह की पोट्री नहीं थी। इसमें ऐसे बर्तन हैं जिसमें पिंक पेस्ट हमें महसूस होता हुआ लगा हुआ, जो कि वेसल्स का जो मुंह था वहाँ पर ये मौजूद था, और साथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बने हुए हैं और डायमंड की शक्ल भी हमें बनी हुई नज़र आती है। The absence of a large settlement has led to the belief that the Amri people lived in scattered villages, possibly using a somewhat better placed, larger and more important village as a center for trading। इसमें हमें कोई बहुत बड़ी लार्ज सेटलमेंट नज़र नहीं आती जिस तरह हमें हड़प्पा में नज़र आती है, जो हमें ये बताए कि यहाँ पर कोई शहर आबाद था, लेकिन इसके छोटे छोटे विलेजेस काफ़ी स्कैटर्ड फार्म में हमें नज़र आते हैं, काफ़ी बिखरे हुए हमें नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट विलेजेस जो थे वो तो मौजूद थे रहाइश के लिए, लेकिन जो एक दरमियान में कोई ऐसा गांव ज़रूर होगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और जो ट्रेड का हब होगा, जो ट्रेड का मरकज़ होगा। The pastoral tribes appear to have preferred the hills with sheltered valleys and springs। और इसमें चूंकि ज़्यादातर खाना बदोश थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल कर जाते थे, और वो हमेशा प्रेफर करते थे ऐसी पहाड़ियाँ जिसमें वादियाँ भी मौजूद हों ताकि वो महफूज भी रहें, और स्प्रिंग्स भी हों यानी आबशारें भी हों ताकि वो पानी की भी कमी को पूरा कर सकें। They were slowly forced to move from the west through pressure of population on the land and the changes in climate, and were not attracted by the plains of the Indus। और ये जो लोग थे ये वेस्ट से उनको मूव करना पड़ा, और इसमें गालिब इम्कान यही है कि पॉपुलेशन इनकी बढ़ गई थी जिसकी प्रेशर से इनको और ज़मीन चाहिए थी, और फिर ये चूँकि ऐसे इलाके से तल्लक रखते थे कि वो इंडस के जो प्लेन्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट था, उनका जो मौसम था वो डिफरेंट था, इस वजह से इंडस के प्लेन्स ने इनको अट्रैक्ट नहीं किया। The earliest phase was a fortified town which flourished from 3600 BC to 3300 BC and belonged to the pre-Harappan stage of the Indus Valley civilization। तो इसमें भी जो हमें अर्लीस्ट फेज़ नज़र आता है उसमें एक टोन हमें नज़र आता है जो कि बहुत अच्छा टोन है, और ये 3600 टू 3300 BC के दरमियान ये मौजूद था यहाँ पर, और ये भी हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है और उससे पहले था। Situated near foothills of Kirthar Mountains, this was an important earlier urban center in Lower Sindh। ये कीर्थर की जो माउंटेन्स हैं उसके नज़दीक ये वाक़ है, और ये लोअर सिंध का एक आप कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर था। यहाँ पर कुछ शहरी आबादी भी मौजूद थी। अमरी इज़ क्लोज टू बलूचिस्तान where development of earlier farming communities from 6000 BC to 4000 BC ultimately led to urbanization। ये चूँकि बलूचिस्तान से तलक रखता था ये इलाका,
तो वहाँ पर 6000 टू 4000 BCB लोग एग्रीकल्चर और फार्मिंग से वाकिफ़ थे। यही वजह है कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो चुकी थी, शहर बस चुके थे। ऑन टाइमलाइन अमरी इज़ डेटेड आफ्टर रहमान डेरी। अगर हम टाइमलाइन में जाएं तो ये रहमान डेरी जो कल्चर आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बाद का कल्चर था। The ancient mounds of 8 hectares on the west bank of the Indus River have been extensively excavated. इसका जो 8 हेक्टेयर के माउंड्स हैं, जो टीले नज़र आते हैं काफ़ी पुराने, उनकी जब बहुत गहरी खुदाई की गई तो वहाँ से क्या पता चला? The pottery discovered here had its own characteristics and known as अमरीवेयर। इनकी जो बर्तन थे ये अलग थलग थे, इनकी जो बनावट और साख थी ये हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी मुख्तलिफ थी, इसीलिए इसको अमरीवेयर का नाम दिया गया। Like other pre-Harappa towns, no writing were found at this site. यहाँ से भी कोई ऐसी राइटिंग नहीं मिली कि जिसको देखकर ये अंदाज़ा हो सके कि ये लोग लिखना भी जानते थे। There is evidence of widespread fire at the town around 2500 BC. लेकिन कुछ निशानात ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पर एक आग लगी थी 2500 BC के राउंड अबाउट, कि जो पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। Based on the evidence from this site, it is believed that the Indus culture was probably not developed directly from the Amri culture. और अमरी कल्चर हालांकि इंडस कल्चर से पहले था, लेकिन इनकी जो बर्तनों की साख्त है और दूसरी जो चीज़ें हमें मिली हैं उनकी जो साख्त है, उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि इंडस कल्चर अमरी कल्चर से ही ड्राइव किया गया। Also, at least at this location, rather than suddenly being replaced by the Amri culture, both culture coexisted. और कुछ लोकेशंस ऐसी भी थी कि जिसमें हमें ये दोनों कल्चर कोएग्जिस्ट करते हुए नज़र आए, लेकिन ये है कि हम फिर भी ये वसूख से नहीं कह सकते कि ये दोनों कल्चर ड्राइव्ड है, यानी हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन अमरी कल्चर से ड्राइव्ड है। ये आप देखें सामने जो मोड्स नज़र आ रहे हैं, ये टीले नज़र आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा टीला है। इसकी जब खुदाई की गई तो इससे काफ़ी बर्तन मिले हैं। ये सामने एक बर्तन आपको नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे कलरफुल और येलो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पेस्ट सा लगाया जाता था इसके ऊपर, वो भी आपको नज़र आ रहा है। कुछ जानवरों की, फिशेस की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। फिर आप देखें यहाँ पर कुछ और आसार मिल रहे हैं मकानात के। फिर एक और आप बर्तन देखें जिसमें जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिफरेंट है। सर्कल्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं। फिर ये कुछ और आप अमरी कल्चर से डिस्कवर हुए माउंट्स देखें जिसके अंदर आपको कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं कोट डीजी कल्चर। कोट डीजी कल्चर जो कि अमरी कल्चर के करीब करीब ही वाक़ है, ये आपको नज़र आ सकता है। और इसके पड़ोस में फिर मोहनजोदड़ो भी कल्चर मौजूद है। In between the Mehrgarh and the Indus Valley civilization, there existed a prelude to Mohenjo-daro and Harappa at Kodiji, which thrived at about the time when Indus Valley civilization was getting into place around 3500 to 3000 BC. ये कल्चर जो है इसमें ऐसे रिमेन्स मिले हैं, ये बिल्कुल उसी दौर के जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी वजूद में आ रही थी 3500 टू 3000 BC, उसी के राउंड अबाउट यहाँ से भी कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के करीब करीब ही मौजूद था। Located about 22 kilometers south of Khairpur in the Sindh of province of Pakistan, this site is situated at the foot of the limestone hills on the eastern bank of the river Indus, some 60 kilometers northeast of मोहनजोदड़ो। ये खैरपुर से 22 किलोमीटर के फासले पर नज़र आता है और ये मोहनजोदड़ो के करीब है, यानी 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। Excavated in 1955, 1955 में इसकी खुदाई शुरू हुई। The remains of Kot Diji
द प्रेजेंट द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हैबिटेशन। और इसमें जो हैबिटेट्स जो मस्कन इंसानों के नज़र आए हैं, ये फर्स्ट एविडेंस नज़र आया कि सबसे पहले यहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हुए। The Kodiji culture is characterized by the use of the red-sleeved globular jar with a short neck painted with a black band। इसके जो बर्तन नज़र आए वो शॉर्ट नेक थे और एक ग्लोबुलर जार जो ग्लोब की शक्ल का नज़र आया, और इसमें रेड स्लीव्स मौजूद थी और ब्लैक बैंड भी इसके ऊपर मौजूद थे। Briefly coexisting with the Indus Valley civilization, the Harappan culture, the Kodiji culture eventually gave way to the blossoming Indus civilization। और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोडिजी कल्चर से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर ज़ाहिर होना शुरू हुआ, यानी वो इसी से इन्फ्लुएंस हुआ। During the peak of the Kodiji culture, the site was divided into a citadel and a lower town। एक बुलंद जगह जो स्टेडल नज़र आती है और फिर एक लो टोन हमें नज़र आता है। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, टेराकोटा केक्स, फिश स्केल and intersecting circle designs on pottery and other trades found in the Indus Valley civilization were already in use at the site। इसमें हम देखते हैं कि हमें जो ब्रिक्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नज़र आती हैं, एक स्टैंडर्ड की ब्रिक्स हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट थी जो इन ब्रिक्स की मेजरमेंट के हवाले से स्ट्रिक्ट थी। टेराकोटा केक्स भी हमें नज़र आते हैं, फिश स्केल और इंटरसेक्टिंग सर्कल डिज़ाइन, ये भी बर्तनों के ऊपर हमें काफ़ी जगह पर मिले हैं। On the basis of this evidence and the fact that similar artifacts were found over much of the vast area of the later Indus civilization, archaeologists suggested calling this early stage at Kodiji and the other side the early Harappan culture। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये कल्चर प्री हड़प्पन कल्चर है, और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का कल्चर इसी से ड्राइव किया गया, तो इसको अर्ली हड़प्पन कल्चर का भी नाम दिया जाता है। एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा शो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद सम कोडिजी फाइंड्स। क्योंकि हड़प्पा से जो हमें आसार मिले हैं खुदाई के दौरान, वो भी कोडिजी की जो फाइंड्स हैं उससे जो आसार मिले हैं उनसे मिलते जुलते हैं। The pre-Harappa site at Kodiji consists of two clearly defined areas। इसमें दो areas जिसमें citadels on high ground for the elite separated by a defensive wall with bastions at regular intervals। यानी इसमें एक ऊंची जगह पर मकानात हमें मिलते हैं जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इलीट्स, जो मजहबी एलीट्स थे या गवर्नमेंट में आला ओहदों पर फाइज थे, उनके लिए बनाए जाते थे, और उनके इर्द गिर्द डिफेंसिव वॉल भी थी जो उनको महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दिस एरिया मेजर्स अबाउट 500 फीट टू 350 फीट एंड आउटर एरिया और द सिटी प्रॉपर कंसिस्टेड ऑफ हाउसेज ऑफ मड ब्रिक्स एंड स्टोन फाउंडेशन। यानी इसमें हमें नज़र आता है कि हमें जो ईंटें वो तो मड की नज़र आती हैं, लेकिन स्टोन फाउंडेशन भी हमें नज़र आती हैं कि मकानात बनाने से पहले नीचे पत्थर की बुनियादें भी बनाई जाती थीं। Pottery found from this site have design with horizontal and wavy lines। यानी इसमें जो बर्तन मिले हैं उसमें हॉरिजॉन्टल और वेवी यानी वेव की शक्ल की लाइंस हमें नज़र आई हैं, लूप्स भी हमें मिले हैं एंड सिंपल ट्रायंगुलर पैटर्न्स भी हमें मिले हैं। Remains of pots, pans, storage jars, toy carts, balls, bangles, beads, terracotta figurines of mother goddesses and animals, bronze arrowheads have also been found besides well-fashioned stone implements। यानी इसमें हमें कुछ ऐसे स्टोन्स मिले हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उनकी तराश खराश की गई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा हमें बर्तनों के स्टोरेज जार्स, टॉय कार्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई हैं, बॉल्स नज़र आई हैं, बैंगल्स नज़र आई हैं, मोती, टेराकोटा फिंगराइंस यानी मदर गॉडेसेस जो थी, जो देवियाँ थीं, उनके मुजस्मे हमें नज़र आए हैं, जानवरों के मुजस्मे नज़र आए हैं। ब्रोंज़ के जो एरो हेड थे, जो तीर का फल जिसको कह सकते हैं, वो भी हमें यहाँ से मिले हैं।
The interesting find at Kodichi is a toy called which shows that potter's wheel lead to wheels for bullock carts. यानी इसमें हमें ऐसे भी खिलौने नज़र आए हैं जिसमें टॉय कॉर्ट है, यानी आगे बैल लगे हुए हैं, पीछे पहिए लगे हुए हैं और उस पर लोग बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बुलॉक कार्ट्स भी इस्तेमाल करते थे। There are evidence of burning of these fortified town which were also observed at Amri and Kalibangan. Burning of these sites is still unexplained. इसमें कुछ आसार बिल्कुल उसी तरीके से मिले हैं आग के, कि इस टाउन को भी आग से जलाया गया, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अमरी और कालीबंगन के इलाकों में मिले हैं। लेकिन अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि यहाँ पर आग क्यों लगी थी। The present remains of Kot Diji also include a fort which was built by Talpur ruler Mir Sohrab 1880 to 30। यानी कोट डिजी के अंदर ही हमें एक किला नज़र आता है जो इतना पुराना नहीं है। वो मीर सोहराब में ने 1803 से 1830 के दरमियान बनाया था। This fort built on the ridge of a steep narrow hill is well preserved and is often mistaken as a part of the vestige Kotdiji civilization of earlier times। ये किला इतना खूबसूरत अंदाज में बना गया है और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है कि बाज़ औक़ात ये गलती की जाती है ये ख्याल करने में कि ये भी पुरानी जो कोटडीजी की सिविलाइजेशन है उसी से तल्लक रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ हम पिक्चर्स आपको दिखाते हैं जिसमें ये सामने आपको कुछ टीले नज़र आ रहे हैं, ये माउंट्स हैं कोटडीजी कल्चर के। फिर सामने एक शॉर्ट नेक बर्तन आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर वेवी डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो कला है जिसकी बात की जा रही है कि जो बहुत खूबसूरत है, जो कि 1803 से 1830 के दरमियान बनाया गया। ये इसके कुछ और व्यूज़ देखें। ये हिफाजत के लिए ये बनाया गया था क्योंकि इसकी बुलंदो बाला दीवारें हैं और उनके दरमियान आप देखें कि ऐसी जगह छोड़ी गई है जहाँ से तीर अंदाज जो हैं वो तीर भी चला सकते थे। अभी हम आते हैं केपीके के कल्चर जो कि रहमान डेयरी कल्चर है। रहमान डेयरी कल्चर ये आप अगर देखें तो यह आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप वेस्ट की तरफ चले जाएं, वेस्ट NWFP जो पुराना सूबा था उसके करीब, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब है। The archaeological site of Rahman Dairy consists of a rectangular shaped mound covering some 22 hectares and standing 4.5 meters above the surrounding field। यानी इसमें जो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स नज़र आती हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप का माउंड है, एक टीला है जो कि तकरीबन 22 हेक्टेयर पर फैला हुआ है और ये बाकी जो इर्द गिर्द की ज़मीन है उससे तकरीबन ये 4.5 फीट ऊंचा है। The final occupational phase of the site is clearly visible on the surface of the mound by eye and also through air photographs। अगर हम इसको आँख से भी देखें तो इस माउंड के ऊपर हमें ऑक्यूपेशनल फेज़ नज़र आता है कि जो लोग जिस तरीके से यहाँ पर इमारतें बनाकर रह रहे थे, और ऊपर से भी देखें फ़ज़ाई तस्वीर भी अगर आप लें तो उससे भी ये क्लियर नज़र आते हैं। It consisted of a large walled rectangular area with a grid iron network of streets and lanes dividing the settlement into regular blocks। इसमें अगर आप देखें तो आपको बड़ी बड़ी रेक्टेंगुलर वॉल्स नज़र आती हैं और ग्रिड आयरन नेटवर्क भी आपको नज़र आता है जिसमें मज़बूत नेटवर्क स्ट्रीट्स का और लेन्स नज़र आती हैं, छोटी छोटी गलियां, और जिससे ये महसूस होता है कि ये जो सेटलमेंट थी जहाँ पर जो आबादी थी ये ब्लॉक्स की शक्ल में, जिस तरह आजकल ब्लॉक्स होते हैं इस तरह ब्लॉक्स की शक्ल में बनी हुई थी। वॉल्स delineating individual buildings and street frontages are clearly visible in the early morning dew or after rain, and it is also possible
to identify the location of a number of small-scale industrial areas within the site marked as they are by eroding kilns and scatters of slag. इसमें अगर हम देखें तो हमें कुछ दीवारें भी नज़र आती हैं जो इन बिल्डिंग्स को अलग करती हैं एक ऐसे एरिया में कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये उस ज़माने का इंडस्ट्रियल एरिया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे किल्स भी नज़र आई हैं जब खुदाई की गई है, यानी भट्टियाँ नज़र आई हैं जहाँ कोई चीज़ जिस तरह लोहा वगैरह है वो गर्म किया जाता हो, और फिर हमें स्लैग भी नज़र आए हैं जो इन मेटल्स के रिमेन्स होते हैं। The surface of the mound is littered with thousands of shards and artifacts slowly eroding out of the room fills. फिर हमें नज़र आता है कि काफ़ी सारे जो हाथों से काम किए बनाई हुई चीज़ें हैं, बर्तन हैं, वो भी हमें इस तरह नज़र आता है कि एक बड़े से कमरे में वो भरे हुए थे, और ये ज़ाहिर सी बात है इतने बल्क मिकदार में जो बर्तन हैं ये किसी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ही बनाए जाते होंगे। The archaeological sequence at the site of Rehman Dairy is over 4.5 meter deep and covers a sequence of over 1400 years beginning at 3300 BC. इसका जो आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस आप देखें इस साइट का तो वो 4.5 मीटर डीप तक आपको नज़र आता है, और ये तकरीबन 1400 साल तक ये फैला हुआ महसूस होता है, जो कि 3300 BC के से शुरू होता है। द साइट रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग पीरियड्स, इसमें 3 पीरियड्स हमें दिखाई दिए जा सकते हैं, 3300 to 3800 BC, 2800 to 2500 BC, 2500 to 1900 BC। सॉरी, जो फर्स्ट है वो 3300 टू 2850 BC तक मौजूद है। इट इज़ जनरली accept that the settlement received its former plan in its earlier phases and that subsequent phases replicated the plan over time। और ये ख्याल किया जाता है, बल्कि ये नज़रिया काबिल कबूल है कि इस सेटलमेंट में एक ऐसा प्लान मंसूबा बनाया गया था जिसमें पहली फ़ेज़ की जो आबादियाँ थी उनका नक्शा था कि वो किस तरह बनी हुई थी, और उसके बाद जो नई आबादी यहाँ पर सेटल हुई तो इसको उसी प्लान के तहत उसके ऊपर बनाया गया। Although its excavators have cut a number of deep trenches or surrounding into the lower levels, the areas exposed have been too limited to undertake a study of change in layout and the spatial distribution of the craft activities। यानी इसमें आप देखें तो काफ़ी सारी ट्रेंचेस खोदी गई, काफ़ी गहरी यहाँ पर खुदाई की गई, और इसमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं मिली जितनी ज़्यादा दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर मिली हैं। इससे फिर कोई इतना ज़्यादा अंदाज़ा लगाना कि यहाँ पर किस किस तरह की पोट्री थी या डिटेल से अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है। It was abandoned at the beginning of the mature Indus phase by the middle of the 3rd millennium BC and subsequent activities greatly reduced। और इसके बाद हम अगर देखते हैं तो ये मेच्योर इंडस फेज़ जो था वहाँ तक हमें इसके आसार नज़र आते हैं, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर एक्टिविटीज़ रिड्यूस नज़र आती हैं कि बहुत कम एक्टिविटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। The plan of the early Harappan settlement is therefore undisturbed by later developments and as such represents the most exceptionally preserved example of the beginning of urbanization in South Asia। लेकिन रहमान डेयरी कल्चर जो है ये हमें एक चीज़ बताता है कि जो हड़प्पा के अंदर सेटलमेंट प्लान था ये इसके अंदर भी उसी तरह का प्लान था, लेकिन ये सबसे पहले अर्बनाइजेशन आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया में यहाँ पर रहमान डेयरी कल्चर के अंदर हुई थी। अभी हम कुछ आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। ये रहमान डेयरी कल्चर, ये देखें सामने कुछ ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं,
कि यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ़ तरह के मकानात थे, दरमियान में लेन्स थी। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं सामने एक पीस ऑफ क्ले मिला है, जिसमें कोई प्लेट सी बनाई गई है, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बनाए गए हैं। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पर काफ़ी सारे बर्तन हमें मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही थी। ये रहमान डेयरी, यहाँ पर आप देखें इसके जो माउंड्स हैं, इतनी ज़्यादा खुदाई के बाद भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, मैक्सिमम जो इसके पार्ट्स हैं उसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें ब्रोंज़ एज को हमने डिस्कस किया, और उसके अंदर जो कल्चर्स थे, ज़ोब कल्चर और कुली कल्चर, कोडिजी कल्चर, और इसी तरह हमने अमरी कल्चर और रहमान डेयरी कल्चर, इनको हमने डिस्कस किया डिटेल से। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई किया जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर जो सामने दिया गया है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइडलाइन के लिए, और सामने ईमेल एड्रेस भी आपको दिया गया है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी ये लेक्चर सुनें, और अपने जो दोस्त जो या तो इस टॉपिक के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं उनको भी भेजें, या फिर जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनको भी ये भेजें, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। और आपसे आखिर में एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के काबिल हों। तो इसके साथ ही डॉक्टर कैसर महमूद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।